जी, लेट्स कंटिन्यू विद द सिग्नलिंग। आज हम बात करते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के बारे में। इससे पहले हम सिग्नल कन्वर्जन में डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की बात कर चुके हैं। आज हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन देखते हैं कि डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है? बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एनालॉग सिग्नल के किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करते हैं। किस बेस पे? डिजिटल डाटा की इंफॉर्मेशन की बेस पे। यानी इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक एम्प्टी खाली एनालॉग सिग्नल लेते हैं हम, और उसके ऊपर हम डिजिटल डाटा पुट कर देते हैं, राइट करवा देते हैं। तो अल्टीमेटली हम यही कर रहे होते हैं कि हम एनालॉग सिग्नल के करेक्टरिस्टिक्स को चेंज करते हैं डिजिटल डाटा की बेस पे। जो भी उसके अंदर डाटा है, वंस हैं, ज़ीरोज़ हैं, वन वन है, ज़ीरो ज़ीरो है, कॉन्टीन्यूस ज़ीरोज़ है, कॉन्टीन्यूस वंस हैं, या फिर सीक्वेंस में है, जैसे भी ज़ीरोज़ एंड वंस हैं उनको एनालॉग सिग्नल के ऊपर पुट करना। बेसिकली इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। अब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास मोस्टली जो टेलीफोन वायर्स हैं, टेलीफोन लाइंस हैं, वो एनालॉग सिग्नल कैरी करते हैं। तो हम जब टेलीफोन कॉन्वर्जेसन कर रहे हैं तो हमारे डिजिटल डाटा को, ओरिजिनल डाटा जो कि डिजिटल डाटा है हमारा, डिजिटल फॉर्म में जो सिग्नल्स हैं उन्हें टेलीफोन लाइंस पे, टेलीफोन वायर्स पे कैरी करवाने के लिए उस डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करना पड़ता है एनालॉग सिग्नल में। जैसे कि हमारे पास कोई भी डिजिटल सिग्नल्स है, कुछ भी उसके अंदर ज़ीरोज़ एंड वंस का कॉम्बिनेशन है, हम उसे एनालॉग सिग्नल के ऊपर पुट कर देते हैं। एनालॉग सिग्नल को हम मॉड्यूलेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द डिजिटल सिग्नल। बेसिकली हम जब डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो हम एनालॉग सिग्नल की किसी न किसी एक करेक्टरिस्टिक को चेंज करते हुए ये काम कर रहे होते हैं। और एनालॉग सिग्नल के कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें वेरिएशन के साथ डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल पे पुट किया जा सकता है, वो करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली जो साइन वेव्स के 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं, वही करेक्टरिस्टिक्स को हम मॉड्यूलेट करते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेस। और इस बेस पे हमारे पास जो मैकेनिज़म्स बनते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के, वो हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। यानी उस मेथड को हम क्या नाम देते हैं? या तो डिजिटल डाटा से एनालॉग सिग्नल आते हुए एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग का मेथड यूज़ कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग का या फिर फेज शिफ्ट कीइंग का मेथड यूज़ कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में हम एनालॉग सिग्नल के एम्पलीट्यूड को डिजिटल डाटा के अकॉर्डिंग मॉडुलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में हम एनालॉग सिग्नल को बिट्स की एनालॉग सिग्नल के ऊपर बिट्स को पुट करने के लिए एनालॉग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मॉडुलेट करते हैं। और फेज शिफ्ट कीइंग के अंदर हम फेस को चेंज करते हुए एनालॉग सिग्नल के डिजिटल डाटा को पुट करते हैं। हमारे पास एक और फोर्स मैकेनिज़्म भी है जिसे मैटर मैकेनिज़्म का नाम दिया जाता है, जिसका नाम है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन। और बेसिकली ये एम्पलीट्यूड की शिफ्ट कीइंग एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग का कॉम्बिनेशन है। यानी एनालॉग सिग्नल के एम्पलीट्यूड एंड फेज दोनों को चेंज करके अगर कोई न्यू सिग्नल बनाया जाता है तो उसे हम उस मेथड को, उस मैकेनिज़्म को हम QM क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन कहते हैं। डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एस्पेक्ट्स जिन्हें हमें जो है नोटिस में रखना है, बेसिकली वो है बिट रेट एंड बार रेट एंड कैरियर सिग्नल। बिट रेट एंड बार रेट बेसिकली क्या होता है? बिट रेट हम पहले भी बात कर चुके हैं। किसी भी एक सिग्नल के ऊपर टोटल कितनी बिट्स जा रही हैं, टोटल किसी एक सिग्नल के ऊपर जो है एक सेकंड के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स जो मूव कर सकती हैं, या एक सेकंड के अंदर नंबर ऑफ़ बिट्स जो कम्युनिकेट हो रही हैं, वो हमारे पास बेसिकली बिट रेट कहलाता है। और बार रेट क्या है? बार रेट हमारे पास वो सिग्नल यूनिट्स हैं एक सेकंड के अंदर जो कि किसी भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ बिट्स को कैरी करने के लिए हमें चाहिए। ठीक है, बार रेट क्या है कि हमें कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ बिट्स को, यानी कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डाटा को सेंड करने के लिए टोटल कितने सिग्नल्स चाहिए। और बिट रेट क्या है? एक सेकंड के अंदर किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर टोटल कितनी बिट्स, नंबर ऑफ़ बिट्स ट्रैवल करती हैं। बिट रेट एंड बार रेट के बारे में कुछ और जान। बेसिकली अगर कंप्यूटर की एफिशिएंसी की बात करें तो वहाँ पे बिट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारे पास कितनी जल्दी, यानी कितनी ज़्यादा बिट्स एक सेकंड के अंदर ट्रैवल होती हैं, वो बहुत मैटर करता है। अगर हम डाटा ट्रांसमिशन की बात करें तो
हम बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमारे पास कितना डाटा एफिशिएंटली एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। बेसिकली जितना एफिशिएंटली जितना फास्ट मूव करेगा उतना ही हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम बेटर होगा। कुछ सिग्नल्स की अगर हम बात करें तो फ्यू सिग्नल्स रिक्वायर्ड द मोस्ट एफिशिएंट द सिस्टम एंड लेस बैंडविड्थ रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट मोर बिट्स। So we are more concerned with baud rate. The baud rate determines the bandwidth required to send the signals. अच्छा, अब वो हमें बिट रेट एंड बाड रेट के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमने बाड रेट ये कहा कि हमें किसी भी अमाउंट ऑफ डाटा को सेंड करने के लिए टोटल कितने सिग्नल्स चाहिए, वो बाड रेट कहलाता है। तो अगर हमारे पास जो है ज़्यादा जितने हमारे पास कम से कम सिग्नल लगेंगे और उसके ऊपर ज़्यादा बिट्स जाएंगी उतना ही हमारे पास सिस्टम एफिशिएंटली काम कर रहा होगा। अगर हम बिट रेट एंड बाड रेट के दरमियान रिलेशनशिप की बात करें तो बिट रेट बाड रेट के बिट रेट इज़ बेसिकली इक्वल्स द बाड रेट टाइम्स द नंबर ऑफ बिट्स रिप्रेजेंटेड बाय ईच सिग्नल यूनिट। यानी हर बाड के ऊपर, हर सिग्नल के ऊपर जितनी बिट्स जाती हैं उतना ही हमारे पास बिट रेट निकलता है। The baud rate equals the bit rate divided by number of bits represented by each signal shift। तो अल्टीमेटली अगर हम बाड रेट कैलकुलेट करना चाहें तो बाड रेट क्या होगा? बाड रेट इक्वल होगा बिट रेट को अगर हम नंबर ऑफ़ बिट्स के साथ डिवाइड करें। बिट रेट क्या है कि अगर हम बाड रेट को नंबर ऑफ़ बिट्स से मल्टीप्लाई करें, और बाड रेट क्या है अगर हम बिट रेट को नंबर ऑफ़ बिट्स के साथ डिवाइड करें उतनी बिट्स जो कि एक सिग्नल के ऊपर मूव कर रही हैं। और ये भी याद रखना चाहिए हमें कि बिट रेट हमेशा बाड रेट से या तो ज़्यादा होते हैं या फिर उसके इक्वल होता। ठीक है जी, जब हम डिजिटल डाटा से एनालॉग सिग्नल बनाएंगे तब हमें उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल के बिट रेट एंड बाड रेट को फोकस करना है। बिट रेट क्या है कि एक सेकंड के अंदर कितनी बिट्स ट्रैवल करती हैं, बाड रेट क्या है कि एक सिग्नल के ऊपर कितनी बिट्स ट्रैवल करती हैं। और बिट रेट एंड बाड रेट आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी भी बिट रेट एंड बाड रेट दोनों पर डिपेंड करती है। बिट रेट एंड बाड रेट कैसे आपस में रिलेटेड है? बिट रेट को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम बाड रेट को नंबर ऑफ़ बिट्स से मल्टीप्लाई करें, बिट रेट आ जाता है। इस तरह अगर हमने बाड रेट कैलकुलेट करना है तो हम नंबर ऑफ़ बिट्स को बिट रेट को नंबर ऑफ़ बिट्स से डिवाइड करें तो हमारे पास बिट रेट कैलकुलेट हो जाता है। और बिट रेट हमारे पास बाड रेट से ज़्यादा या उसके इक्वल होता है। बिट रेट एंड बाड रेट को हम समझना चाहें, इसकी इंपॉर्टेंस को अगर हम समझना चाहते हैं कि बिट रेट एंड बाड रेट को हमने कैसे बढ़ाना है तो हम इसके लिए एक एनालॉगी लेते हैं, कार की एनालॉगी। लेट्स सपोज हमारे पास 1000 कार्स हैं और 1000 कार्स को हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाना है। अगर तो वो 1000 कार सिर्फ एक पैसेंजर कैरी करती हैं तो अल्टीमेटली किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1000 कार सिर्फ 1000 पैसेंजर्स को ही मूव कर सकेंगे। लेकिन अगर हम उसी कार के अंदर उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 4 पैसेंजर्स को पुट करते हैं, 1 की बजाय 4 पैसेंजर्स अगर एक गाड़ी लेके जाए तो आप 1000 कार्स 4000 पैसेंजर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। अब इसमें नोटिसेबल बात क्या है? नोटिसेबल बात यह है कि हम बेसिकली कैरियर यहाँ पे हमारे पास कैरियर क्या है? यहाँ पे हमारे पास गाड़ी, कार वो कैरियर है जो कि डाटा को यानी पैसेंजर्स को लेके जा रही है। तो अगर हम एक कैरियर के ऊपर एक ही पैसेंजर या एक ही बिट पुट करते हैं तो उन कैरियर्स को ज़्यादा कैरियर्स में हम कम डाटा भेज सकते हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं कैरियर्स के ऊपर ज़्यादा पैसेंजर्स, एक से ज़्यादा पैसेंजर या ज़्यादा बिट्स पुट करते हैं तो फिर अब हम कम कैरियर्स के साथ ज़्यादा पैसेंजर्स को मूव करा रहे हैं या फिर कम कैरियर सिग्नल्स के साथ कम बार्ड्स के ऊपर हम ज़्यादा डाटा मूव करा रहे हैं। बार्ड क्या है? बार्ड को अगर हमने समझना है तो सिंपली बार्ड हमारे पास एक साइन वेव, आप कह लेंगे एक साइन वेव को हम एक बार्ड बोलेंगे। और उस एक साइन वेव के ऊपर आप अगर एक बिट पुट करवाओगे, एक बिट ट्रैवल करवाओगे उसके ऊपर पुट करवा के तो आपके पास जो है 1 बिट पर बार्ड मूव करेगी। लेकिन अगर आप उसी बार्ड के ऊपर एक से ज़्यादा बिट्स मूव करा देते हैं, लाइक 4 बिट्स मूव करा देते हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास एक बार्ड के ऊपर 4 बिट्स मूव करेंगी। तो अगर हमारे पास हम इस तरह से एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक एनालॉग सिग्नल जिसके अंदर 4 जिसमें जो है एनालॉग सिग्नल जो है वो या बार्ड जो है वो 4 बिट्स कैरी करता है और अगर 1000 सिग्नल्स एक सेकंड के अंदर पुट हो रहे हैं तो टोटल एक सेकंड के अंदर आपके पास कितने बार्ड और कितनी बिट्स मूव करी हैं। अगर 1000 सिग्नल्स मूव करें तो अल्टीमेटली आपके पास 1000 ही बार्ड रेट होगा। और बिट रेट क्या होगा? बिट रेट होगा बार्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ बिट्स पर
सिग्नल यूनिट एंड दैट इज़ इक्वल टू 4000। ठीक है, हमें पता है जी हर सिग्नल के ऊपर 4 बिट्स जा रही हैं और टोटल हमारे पास 1000 बार्ड्स हैं। तो बिट रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बार्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बिट्स। तो बेसिकली टोटल हमारे पास 1 सेकंड के अंदर 4000 बिट्स मूव कर रही हैं। कैरियर सिग्नल क्या होता है? ठीक है, कैरियर सिग्नल के बारे में भी हमें जानना है। कैरियर सिग्नल बेसिकली वो सिग्नल है हाई फ्रिक्वेंसी का जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी ये वही एम्पटी एनालॉग सिग्नल है जिसकी मैंने बात की थी, जिसके ऊपर हम अपने डिजिटल डाटा के बिट्स को पुट कर देते हैं। ये जो कैरियर सिग्नल है, बेस सिग्नल, इसे हम कैरियर सिग्नल या फिर कैरियर फ्रिक्वेंसी कहते हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी हमेशा ये एक हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है और इस सिग्नल की हम एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी या फेज़ के अंदर चेंज लाते हुए बेसिकली यहाँ पे डिजिटल डाटा को पुट करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जांपल्स के साथ देखते हैं हम जी। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग की अगर हम बात करें तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के अंदर बेसिकली एनालॉग सिग्नल की या कैरियर सिग्नल या जिसमें से हम हर साइन वेव को बार्ड बोलते हैं, तो बेसिकली कैरियर सिग्नल के हम एम्पलीट्यूड को चेंज करते हुए डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल के ऊपर पुट करते हैं। ठीक है, कैसे? लाइक हमारे पास मैसेज के अंदर डिजिटल डाटा में मैसेज में हमारे पास या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। हम 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई लो एम्पलीट्यूड चूज़ कर लेते हैं और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई हाई एम्पलीट्यूड चूज़ कर लेते हैं। ये वो सिग्नल है हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जिसे हम कैरियर सिग्नल कहते हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको हम इस तरह से मॉडुलेट करें एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के अंदर कि हम इसकी एम्पलीट्यूड को कंट्रोल कर रहे हैं। जहाँ पर हम 0 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वहाँ पे हम एम्पलीट्यूड को लो रखते हैं और जहाँ पे हम 1 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वहाँ पे हम एम्पलीट्यूड को हाई रखते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम बात करें तो स्पीड जो है ट्रांसमिशन की ड्यूरिंग ASK लिमिटेड बाय द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। जैसा ट्रांसमिशन मीडिया होगा वैसी स्पीड होगी। इस एग्जांपल के अगर हम देखें तो यहाँ पे बिट रेट और बार्ड रेट इक्वल है। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर एक बार्ड के ऊपर यानी एक कैरियर सिग्नल के ऊपर एक ही बिट कैरी करवाई गई है, एक ही जो है बिट को पुट करवाया गया और कैरी करवाया गया। दैट इज़ वाई यहाँ पर जितने कैरियर सिग्नल्स यानी जितनी बार्ड्स हैं, टोटल 5 कैरियर सिग्नल्स हैं और हर कैरियर सिग्नल के ऊपर एक बिट जा रही है, इसलिए टोटल हमारे पास बिट्स भी कितनी जा रही हैं, 5 ही बिट्स जा रही हैं। अब इसको एम्पलीट्यूड शिफ्ट को कुछ एनालाइज करते हैं कि ये किस हद तक हमारे पास एक बेटर कन्वेंशन की टेक्निक है या इसमें क्या ड्रॉप है। बेसिकली अगर हम ASK की बात करें तो ASK के ऊपर नॉइज़ का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। नॉइज़ क्या है जी? नॉइज़ के बारे में हम जानते हैं कोई भी अनइंटेंशनल वोल्टेज जो कि हमारे लाइन के अंदर हमारे सिग्नल के साथ मिक्स हो जाता है और हमारे सिग्नल को चेंज कर देता है। वो हीट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकती है किसी दूसरे सोर्स की तरफ से और ये क्या करता है, हमारे सिग्नल को चेंज कर देता है। अब अगर हम एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की बात करें तो नॉइस हमारे सिग्नल को कैसे चेंज करता है? हमारे सिग्नल के कैरियर सिग्नल के मॉड्यूलेटेड सिग्नल के एम्पलीट्यूड पे अटैक करते हुए लो एम्पलीट्यूड को हाई एम्पलीट्यूड और हाई एम्पलीट्यूड को लो एम्पलीट्यूड में चेंज कर देता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, 0 1 को और 1 0 में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब अगर 1 0 और 0 1 में चेंज हो गया तो अल्टीमेटली हमारे पूरे का पूरा डाटा का मकसद ख़त्म हो गया, हमारे सारे डाटा का मीनिंग ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, दैट इज़ वाई अगर हम एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की बात करें तो ये ऐसी टेक्निक है जिसमें सबसे नॉइज़ का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई ऐसे ट्रांसमिशन मीडिया जो कि ज़्यादा नॉइज़ से इफेक्टेड हो सकते हैं उस ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर हम डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग को यूज़ करना प्रेफर नहीं करते। ऑन ऑफ की क्या है जी? ऑन ऑफ कीइंग एक पॉपुलर टेक्निक है ASK की, कह लें जी, उसको एक बेटर वे में इम्प्लीमेंट करने की या बेसिकली उसमें नॉइज़ के इफेक्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि दो में से एक बिट को ज़ीरो वोल्टेज पे रिप्रेजेंट किया जाता है यानी नो एम्पलीट्यूड पे रिप्रेजेंट किया जाता है और दूसरी बिट को किसी भी एक स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड पे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि एक तो नॉइज़ का इफ़ेक्ट को हम कम कर सकते हैं क्योंकि अब एक ही एम्पलीट्यूड है, दो एम्पलीट्यूड तो है नहीं, तो अगर वो चेंज करेगा तो लेट्स से हम कहते हैं ज़ीरो को हम रिप्रेजेंट करने के लिए ज़ीरो को हम सारे के सारे ज़ीरोज़ को मैसेज के अंदर हम ज़ीरो लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक नो वोल्टेज पर रिप्रेजेंट करते हैं और वन को हम एक हाई वोल्टेज पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस पर नॉइज़ इफेक्ट करेगा भी तो सारे वंस चेंज होंगे
ज़ीरो में चेंज नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली हमने नॉइज़ के इफेक्ट को रिड्यूस करके ऑलमोस्ट हाफ कर दिया। ठीक है, एक और इसका एडवांटेज ये है कि हमें कम एनर्जी चाहिए होगी सिग्नल को मूव कराने के लिए, क्योंकि अब अगर हम ज़ीरो वोल्टेज यूज़ करेंगे तो ज़ीरो वोल्टेज के लिए हमारे पास एनर्जी यूज़ नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ वन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड यूज़ किया जाएगा, उसके लिए ही जो एनर्जी चाहिए होगी वही यूज़ होगी। अगर हम बैंडविड्थ की बात करें एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग के अंदर, बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ को बेसिकली हम कहते हैं, बैंडविड्थ को हम डिफ़ाइन करते हैं कि वो टोटल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो कि एक सिग्नल ऑक्यूपाई करता है, वो सारी की सारी फ्रिक्वेंसी की रेंज जिसको हम बैंडविड्थ का नाम देते हैं। ठीक है, जब हम एक एएस के मॉडरेटेड सिग्नल को डिकम्पोज करते हैं तो हम एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं बहुत सी सिंपल फ्रिक्वेंसीज का, और उसमें से बैंडविड्थ एएस की बैंडविड्थ क्या होती है? बेसिकली वो सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसीज जो कि एफ सी माइनस एन बार टू एंड एफ सी प्लस एन बार टू के दरमियान में होती हैं। अब एफ सी हम किसको कह रहे हैं? कैरियर सिग्नल को, कैरियर फ्रिक्वेंसी को, यानी कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को हम एफ सी बोलते हैं। और उस एफ सी के अंदर जो है एन बार डिवाइड बाई टू, एफ सी माइनस एन बार टू से लेके एफ सी प्लस एन बार टू तक जो रेंज है वो हमारे पास इसकी बैंडविड्थ कहलाती है। इसकी की बैंडविड्थ कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वन प्लस डी इंटू एन बार्ड, और इसमें से डी क्या है? डी बेसिकली हमारे पास एक फैक्टर है जो कि कंडीशन ऑफ लाइन के साथ रिलेटेड है कि आपके पास कैसा ट्रांसमिशन मीडिया अच्छा है, ज़्यादा बेटर है, या उसके अंदर कुछ उसकी क्वालिटी कैसी है, उस पर ये डिपेंड करता है। तो वन प्लस डी इंटू एन बार्ड से जो है ना हमारे पास बैंडविड्थ हम कैलकुलेट कर सकते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग की। एग्जांपल देखते हैं जी। अगर हमारे पास एक एएस के सिग्नल है जिसके लिए जिसमें 3000 बिट्स पर सेकंड मूव करती हैं और उसका ट्रांसमिशन मोड हाफ रिफ्लेक्स है, तो उसकी मिनिमम बैंडविड्थ क्या होगी? बेसिकली उसकी मिनिमम बैंडविड्थ वही होगी जो आपके पास उसका बार्ड रेट है, उसका बार्ड रेट और बिट रेट है। यानी बेसिकली आपके पास एनालॉग सिग्नल को पर 3000 बिट्स पर सेकंड मूव कर रही हैं, और हम इसको अगर अज्यूम करते हैं कि इसके अंदर एक सिग्नल के ऊपर, एक बार्ड के ऊपर एक बिट मूव कर रही है, तो ऐसे सिग्नल के अंदर, ऐसी टेक्निक के अंदर, ऐसे एएसके के अंदर बिट रेट और बार्ड रेट इक्वल होगा। इसलिए बार्ड रेट आपके पास क्या होगा? 3000। अगर यहाँ पे 3000, यहाँ पे भी 3000 होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है। बहरहाल बार्ड रेट भी आपके पास 3000 होगा, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड बैंडविड्थ है वो भी आपके पास 2000 ही होगी, क्योंकि एएसके के अंदर मिनिमम बैंडविड्थ हमेशा बार्ड रेट के इक्वल ही होती है। इसलिए मिनिमम बैंडविड्थ वही होगी जो कि बार्ड रेट है, और बार्ड रेट क्या है? जो कि बिट रेट है। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग हमारे पास एक ऐसी मॉडुलेटिंग टेक्निक है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ जिसके अंदर एनालॉग सिग्नल की हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिजिटल डाटा बिट्स। लाइक एनालॉग सिग्नल में हम एक लो फ्रिक्वेंसी को हम किसी एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए और हाई फ्रिक्वेंसी को दूसरी बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक लो फ्रिक्वेंसी और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी चूज़ की। ठीक है, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग में हम अगर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्वेंसी एंड फेज कांस्टेंट रहता है। इसी तरह अगर हम फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग में फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं सिग्नल की, तो इस दौरान आपके पास उसका एम्पलीट्यूड और फेज़ जो है सिग्नल का वो कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगेन हमारे पास एक ऐसा ही सिग्नल है जिसमें बिट रेट और बार्ड रेट इक्वल है, यानी एक बार्ड के ऊपर, एक कैरियर सिग्नल के ऊपर एक ही बिट मूव हो रही है, एक ही बिट ट्रैवल हो रही है। दैट इज़ वाई यहाँ पे बिट रेट और बार्ड रेट भी सेम है। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग को एनालाइज करते हैं कि कितनी बेटर मॉडल टेक्निक है। अच्छा, अगर हम बात करें नॉइज़ के इफ़ेक्ट की, जैसे कि एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग के अंदर हमने कहा कि सिग्नल के ऊपर नॉइज़ का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे फोकस हमारे पास सिग्नल के एनालॉग पे होता है, और नॉइज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किसको करता है? एम्पलीट्यूड को ही चेंज करता है, हाई या लो करता है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की बात करें तो उसमें एम्पलीट्यूड का इफ़ेक्ट नहीं होता। बेसिकली नॉइज़ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता, बिकॉज हमारे पास रिसीविंग डिवाइस इज़ लुकिंग फॉर स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी चेंज, नॉट द
एम्पलीट्यूड चेंज, इसलिए वो वोल्टेज स्पाइक्स को इग्नोर कर देता है और वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ पीरियड्स पे, नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसीज़ पे फोकस करते हुए सिग्नल को रीड कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एफ एस के का एक लिमिटिंग फैक्टर है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम इसके साथ भी है, और वो क्या है, फिज़िकल कैपेबिलिटी ऑफ कैरियर। कि अगर आपके पास जो कैरियर है, जो मीडिया है, वो अगर आपके पास बेटर क्वालिटी का नहीं है, तो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के साथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर फ्रीक्वेंसी चेंजेस आ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंजेस आने का क्या मतलब है, डाटा की बिट्स का मिक्सअप हो जाना और सिग्नल का ख़राब होना। ऑल्सो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग बिटवीन टू कैरियर फ्रीक्वेंसीज, इट इज़ ईजी टू एनालाइज द एज टू को एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसीज। बहरहाल जी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के साथ हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होने की वजह से रिसीवर को आसानी होती है कि वो मैसेज को रीड कर सके। अगर हम एफ एस के की बैंडविथ की बात करें तो एफ एस के अंदर बैंडविथ बेसिकली बार्ड रेट ऑफ द सिग्नल प्लस द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के इक्वल होता है। यानी जो फ्रीक्वेंसी चेंज है दोनों सिग्नल्स का, दोनों कैरियर फ्रीक्वेंसीज का, जो कि 0 और 1 के लिए हमने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट खुद ही क्रिएट किया है, प्लस जो उसके अंदर टोटल जितनी बार्ड मूव कर रही हैं उसके इक्वल होता है हमारे पास बैंडविथ ए एस के की। किसी भी कैरियर सिग्नल के हम 2 पॉइंट्स पे फ्रीक्वेंसीज लेके एफ सी 1 और एफ सी 0, उसके डिफरेंस के अंदर अगर हम एन बार्ड को ऐड करें तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग का बैंडविथ कहलाता है। फेस शिफ्टिंग की बात करते हैं। फेस शिफ्टिंग ऐसी मॉड्यूलेटिंग टेक्निक है जिसके अंदर एनालॉग सिग्नल की यानी कैरियर सिग्नल के फेस को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिजिटल डाटा, और इस मॉड्यूलेटिंग टेक्निक के अंदर सिग्नल के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, फेस शिफ्टिंग के अंदर किसी आपके कैरियर सिग्नल की फेस को, किसी भी एक फेस को यूज़ करते हुए हम बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी दूसरी फेस के थ्रू हम बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टार्ट करते हैं विद द फेज़ ऑफ 0 डिग्री में, उस 0 डिग्री को हम यूज़ करके बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसके अंदर फेस चेंज करके उसे 180 डिग्री पे लेके जा सकते हैं। किसके लिए, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हम फेज़ 0, और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई फेज़ 180 यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी फेस शिफ्टिंग को हम उस फेस शिफ्टिंग को हम 2PS के बोलते हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली 2 ही डिफरेंट फेजेस यूज़ करते हैं। लाइक हम 0 एंड 1 है, ठीक है, हमने बात की कि 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1। तो वहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली उस FSK को हम 2PSK का नाम देते हैं, उस PSK को हम 2PSK का नाम देते हैं। अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं PSK का और इसके ऊपर नॉइस के इफेक्ट को देखते हैं, तो अगेन फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की तरह PSK भी नॉइस के इफ़ेक्ट से बचा हुआ है, उसके ऊपर नॉइस का इफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि इसके अंदर अगेन हमारे पास एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। दैट इज़ वाई हमारे पास नॉइस का इफेक्ट PSK पे नहीं होता। तो अगर हम FSK के लिमिटिंग फैक्टर की बात करें, यानी बैंडविथ लिमिटेशन, यानी जिस तरह का वो उसके मीडिया की क्वालिटी का की अगर हम बात करें, तो PSK के अंदर बैंडविथ लिमिटेशन भी नहीं है। ना तो नॉइज़ डिग्रेडेशन है ASK जैसी, और ना ही बैंडविथ लिमिटेशन है FSK जैसी। सो हम कह सकते हैं PSK ASK और FSK से बेटर मॉड्यूलेटिंग टेक्निक है। बेसिकली हम अपने सिग्नल के अंदर स्मॉल वेरिएशंस लाते हैं फेजेस की, और उन स्मॉल वेरिएशंस को ही आइडेंटिफाई करते हुए रिसीवर 1 एंड 0 को रीड कर सकता है। अगर हम PSK की बैंडविथ की बात करें, तो आपके पास PSK की बैंडविथ बेसिकली मिनिमम बैंडविथ उतनी ही है जितनी ASK की है। यानी कि अगर ASK की बैंडविथ बार्ड रेट के इक्वल है, तो PSK की बैंडविथ भी बार्ड रेट के इक्वल ही होती है। और अगर हम बात करें कि मैक्सिमम बिट रेट आपके पास PSK के अंदर लेकिन ज़्यादा होता है ASK से, क्योंकि ASK के अंदर बिट रेट और बार्ड रेट सेम होता है, लेकिन PSK के अंदर आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम बिट रेट ज़्यादा होता है। यानी बिट रेट ज़्यादा होने का क्या मतलब है, हम एक बैट या एक कैरियर सिग्नल के ऊपर एक से ज़्यादा बिट्स को ट्रैवल करा रहे होते हैं। सो वाइल मैक्स बार्ड रेट ऑफ ASK एंड PSK आर द सेम फॉर अ गिवन बैंडविथ, बट बिट रेट ऑफ द PSK यूजिंग द सेम बैंडविथ कैन बी 2 और मोर टाइम्स ग्रेटर। ठीक है, यानी बिट रेट और बार्ड रेट दोनों का, बार्ड रेट तो दोनों का सेम हो सकता है PSK एंड ASK का, लेकिन बिट रेट हमेशा हमारे पास फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग के अंदर ज़्यादा होता है। तो इस तरह से भी ये एक स्टेप बेटर है आपके पास ASK एंड PSK से, FSK से।
जी, हमारे पास PSK को हम 2 PSK के बजाय 4 PSK, 8 PSK, 16 PSK यानी 2 की पावर के साथ 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 एंड अप टू सो ऑन, हम 2 की पावर के बेस पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे पास सिंपलेस्ट जो PSK की टेक्निक है, ऐसे हम 2 PSK कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ 2 ही फेजेस यूज़ करके 0 और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वो तब है जब हमारे पास हम सिंगल बिट पर बार्ड सेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा बिट्स एक बार्ड पे एक सिग्नल के ऊपर सेंड करना चाहें तो फिर हम 4 PSK यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आपके पास डाई बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, 00 को रिप्रेजेंट करने के लिए फेज़ 0, 01 को रिप्रेजेंट करने के लिए 91, 0 के लिए 180 एंड 11 के लिए 270 फेज़ यूज़ की जाती है। यानी 4 डिफरेंट फेजेस के थ्रू हम 4 PSK को इम्प्लीमेंट करते हैं। जी, 8 PSK क्या है? 8 PSK हमारे पास ऐसी PSK की टेक्निक है जो कि 3 बिट्स को एक साथ एक सिग्नल के ऊपर कैरी करवाने में हेल्प करती है, और उसके लिए 8 डिफरेंट बिट्स के जो है 3 बिट्स के सेट्स को हम 8 डिफरेंट फेजेस के थ्रू रिप्रेजेंट करवाते हैं। अगेन इसका फॉर्मूला वैसे ही है, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। दैट इज़ वाई हमारे पास 3 बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 8 डिफरेंट फेजेस चूज़ की। 0 के लिए 0, 001 के लिए 45, 111 के लिए इसी तरह 315 फेज़ यूज़ होती है। इन फेज़ को भी हमें प्लॉट करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा किस तरह से हम सिग्नल को प्लॉट करते हैं इन फेजेस के अकॉर्डिंग। हमारे पास जब सिंगल बिट्स या फिर डाई बिट्स या फिर ट्राई बिट्स आते हैं। 8 PSK की बजाय हमारे पास नेक्स्ट जो है 2 पावर 4 यानी 16 PSK भी एग्जिस्ट करता है। देन इस तरह 2 पावर 5 हम 2 की पावर के साथ बढ़ते जाएँ तो हम अपनी ट्राई बिट्स, दैन 4 बिट्स, दैन 5 बिट्स, दैन 6 बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट फेज़ चेंजेस को यूज़ करते हुए हम एनालॉग सिग्नल के ऊपर फेज़ को चेंज करके, सिग्नल को चेंज करके हम अपने जो है डिजिटल डाटा की मल्टीपल बिट्स को एनालॉग सिग्नल के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। अगर हम PSK की बात करें उसके लिमिटिंग फैक्टर की, अभी तक तो हमने कहा उसके अंदर ना तो ASK जैसी कोई लिमिटेशन है, नॉइज़ की, और ना ही FSK जैसी कोई लिमिटेशन है। जो है बैंडविड्थ लिमिटेशन है, यानी मीडिया की प्रॉब्लम है। लेकिन PSK के ऊपर क्या कोई लिमिटेशन है? जी, PSK बेसिकली लिमिटेड है बाय द एबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट टू डिस्टिंग्विश स्मॉल डिफरेंसेस इन फेजेस। यानी अगर हम किसी ऐसे इक्विपमेंट, किसी ऐसे कंप्यूटर के ऊपर अपने PSK मॉडुलेटेड सिग्नल को भेजते हैं जो कि फेजेस के अंदर, जो फेज़ के अंदर स्मॉल डिफरेंसेस हैं, स्मॉल चेंज है, उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो फिर हम कहते हैं कि वो वहाँ पर हमारे पास PSK प्रॉपर काम नहीं करता। यानी उसके साथ हमारे पास पोटेंशियल बिट रेट का जो है वो पोटेंशियल बिट रेट हमारे पास रिक्वायर्ड हमें नहीं मिलती। सो फॉर वी हैव बीन चेंजिंग वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइन वेव बट इफ़ वी सो तो PSK के अंदर अगर हमारे पास अगेन प्रॉब्लम आ गई है, यानी कि अगर कुछ इक्विपमेंट्स फेज़ सिर्फ और सिर्फ हाली फेज़ के चेंज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, तो क्यों ना हम कोई ऐसा सोल्यूशन निकालें जिसके अंदर हम ना सिर्फ एनालॉग सिग्नल के फेज़ को चेंज करें डिजिटल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, बल्कि साथ ही साथ हम एनालॉग सिग्नल के किसी और करेक्टरिस्टिक को भी चेंज करें। तो उसमें क्या होगा कि जो स्मॉल डिफरेंसेस हैं फेज़ में, उनको प्लस किसी और करेक्टरिस्टिक्स को एनालॉग सिग्नल के चेंज करके हम दोनों डिफरेंसेस को जब एक साथ देखें तो फिर हो सकता है कि रिसीवर अच्छे से उसको आइडेंटिफाई कर सके और अंडरस्टैंड कर सके कि सिग्नल के अंदर कहाँ पर चेंज आ रहा है और कैसे बिट 1 और बिट 0 या डिफरेंट सेट ऑफ बिट्स सिग्नल के ऊपर मूव कर रहे हैं। सो अभी तक हमने जितनी भी टेक्निक्स पढ़ी उसके अंदर हमने कैरेट सिग्नल के किसी एक करेक्टरिस्टिक को चेंज करने के लिए फोकस किया, या तो एम्पलीट्यूड चेंज किया, या फिर जो है फ्रीक्वेंसी चेंज की, या फिर फेज़ चेंज किया। लेकिन यहाँ पर हम एनालॉग सिग्नल के अगर हम 2 करेक्टरिस्टिक को एक साथ चेंज करते हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड भी चेंज करें और फेज़ भी चेंज करें, तो हमारे पास बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं एनालॉग सिग्नल शिफ्टिंग की लिमिटेशन है, हम उसे भी अवॉइड कर सकते हैं, और जो फेज़ शिफ्टिंग की लिमिटेशन यानी फेज़ में स्मॉल चेंजेस को आइडेंटिफाई करना, उस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बैंडविड्थ लिमिटेशन को कंबाइन करते हैं, यानी हम FSK को कंबाइन करना चाहते हैं किसी दूसरे के साथ, तो वो हमारे पास इतना इफेक्टिव नहीं होगा, वो यूज़लेस होगा, क्योंकि FSK का जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसमिशन मीडिया के साथ है। दैट इज़ वाई हमने चूज़ किसको किया, हम ASK और PSK को मिला के एक नई टेक्निक बनाने का हमने चूज़ किया। जो है हमने सोचा जिसके अंदर हम कोई
कभी एक्स वेरिएशन फेज़ के अंदर ले आते हैं और वाई वेरिएशन एम्पलीट्यूड के अंदर लेके आते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे सिग्नल के अंदर कोई एक वेरिएशन नहीं, दो वेरिएशंस एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई होंगी। अब एम्पलीट्यूड चेंज और फेज़ के अंदर जो चेंज है दोनों को आइडेंटिफाई करते हुए, दोनों को यूज़ करते हुए हम अपने सिग्नल्स को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं बिट्स को, और रिसीवर उन्हें आसानी से आइडेंटिफाई भी कर सकता है। और इस मैकेनिज़्म को हम क्या कहते हैं, इसको हम QAM कहते हैं। जी, ये है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसके अंदर सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ना सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज यूज़ किया बल्कि हमने फेज़ चेंज भी यूज़ किया है। अगर हम 4QM की बात करें, 4QM के अंदर एक ही एम्पलीट्यूड होता है, यानी कह सकते हैं इसके अंदर हमारे पास एम्पलीट्यूड चेंज नहीं है। सेम एम्पलीट्यूड के ऊपर 4 डिफरेंट फेजेस को हमने रिप्रेजेंट किया है। 4QM है, दैट इज़ वाई 2 बिट्स पर सिग्नल मूव करेंगी, और हमने लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम रखा है, एक ब्लॉक है मींस एक ही एम्पलीट्यूड है। अगर हम 8QM की बात करें तो 8QM बनता है हमारे पास 4 फेजेस और 2 एम्पलीट्यूड से। तो हम जो है 4 डिफरेंट फेजेस यानी 4 डायमेंशंस, 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में अपने सिग्नल की बिट्स को, ट्राई बिट्स को हमने रिप्रेजेंट किया। 8QM है, दैट इज़ वाई ट्राई बिट्स को रिप्रेजेंट किया, और जिसमें से हर दो जो ट्राई बिट्स का सेट है वो सेम फेस पर प्रेजेंट हो रहा है, लेकिन चूँकि एम्पलीट्यूड उनका डिफरेंट है। देखें 000 भी एक ही साइड पे, एक ही डायरेक्शन में, एक ही फेस पे, लेट्स से हम फेस 45 पे कहते हैं रिप्रेजेंट हो रहा है, 001 भी फेस 45 पे है, लेकिन 000 को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका एम्पलीट्यूड लो है और 001 का एम्पलीट्यूड हाई है। तो हमें फेज़ इनका सेम होने के बावजूद भी इनका एम्पलीट्यूड चेंज होने की वजह से हमें पता चल सकता है कि लो एम्पलीट्यूड पे 000 को रीड करना है और हाई एम्पलीट्यूड पे 001 को रीड करना है विद फेज़ 45 लेट्स से। दैन 16QM ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम 2 डिफरेंट एम्पलीट्यूड और 8 फेजेस यूज़ करते हैं, और जिसमें से हर 3 जो है आपके पास 4 बिट्स के सेट को 16QM है, इसलिए 4 बिट्स रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो हर 3-4 बिट्स के सेट को हम जो है 2 डिफरेंट एम्पलीट्यूड पे, सॉरी हर 2-4 बिट्स के हम सेट को 2 डिफरेंट एम्पलीट्यूड पे रिप्रेजेंट करते हुए 16QM बनाते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जी, ये है हमारे पास 8QM का अगर हम प्लॉट देखते हैं तो देखें जी, 8QM हमारे पास ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम 2 पावर 3 यानी 3 बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक आपके पास बार्ड के ऊपर, एक कैरियर सिग्नल के ऊपर। प्लस 8QM के अंदर हम जो है 4 डिफरेंट फेजेस और 2 डिफरेंट एम्पलीट्यूड यूज़ करते हैं। देखिए जी, हमने किसी भी 101 को एक फेस के ऊपर एक स्पेसिफिक पैटर्न में ड्रॉ किया और हाई एम्पलीट्यूड पे किया। देन 100 को हमने सेम पैटर्न पे सेम फेस के साथ ड्रॉ किया लेकिन लो एम्पलीट्यूड पे। इसी तरह 001 को हमने किसी एक स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड फेस के साथ ड्रॉ किया लेकिन हाई एम्पलीट्यूड पे। 000 को वही फेस बट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड। इसी तरह 010 एंड 011 के लिए, दोनों के लिए फेस सेम है, लेकिन 010 के लिए लो एम्पलीट्यूड और 011 के लिए हाई एम्पलीट्यूड। इस तरह 110 एंड 111 के लिए फेस सेम, लेकिन एम्पलीट्यूड चेंज होने की वजह से अब हम इनके अंदर एम्पलीट्यूड वेरिएशन एंड फेज वेरिएशन दोनों के साथ इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और वो जो लिमिटिंग फैक्टर था हमारे पास ASK का यानी नॉइज़ का इफ़ेक्ट, उसको भी हमने काफ़ी हद तक अवॉइड कर दिया। रीज़न ये है कि अगर एम्पलीट्यूड चेंज होगा भी सिग्नल का, नॉइज़ इफ़ेक्ट करेगा भी, तो हमारे पास एक और चेंज एग्जिस्ट करता है सिग्नल के अंदर, वो है फेज़ चेंज। फेज़ चेंज के थ्रू बिट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। ठीक है, और अगर हम PSK के लिमिटिंग फैक्टर यानी फेज़ डिफरेंस, स्मॉल चेंजेस इन फेज़ की बात करें, तो अब एम्पलीट्यूड चेंज होना एंड फेज़ दोनों का चेंज होना स्मॉल डिफरेंसेस ऑफ फेज़ को भी हाईलाइट कर देता है। सो QAM हमारे पास एक बेटर मैकेनिज़्म है। जी, नेक्स्ट बात करते हैं एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन। एनालॉग सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ही कन्वर्ट करना। समटाइम्स हमारे पास जो है लॉन्ग डिस्टेंस पे एनालॉग सिग्नल को, एनालॉग इन्फॉर्मेशन को मूव कराने के लिए हमें हाई फ्रिक्वेंसी के यानी पावरफुल एनालॉग सिग्नल्स चाहिए होते हैं। अब एनालॉग सिग्नल एक लो पावर सिग्नल होता है, उसको अगर हमने लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाना है तो उस लो पावर सिग्नल के डाटा को हमें एक हाई पावर हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल पे पुट करना पड़ता है, और इस मॉड्यूलेशन को, इस कन्वर्जन को हम एनालॉग टू
एनालॉग कन्वर्जन कहते हैं। इस बेसिकली एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन के भी हमारे पास 3 मेथड्स हैं। हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करके अपने लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट करके या फिर फेज़ मॉड्यूलेट करके। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डिजिटल डाटा को जब एनालॉग सिग्नल के ऊपर पुट किया तो हमने कैरियर सिग्नल की किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को चेंज किया। यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में हम डिजिटल डाटा यानी बिट्स को पुट कर रहे थे एनालॉग सिग्नल के ऊपर। एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन के अंदर हम एनालॉग सिग्नल से ही एक पावरफुल एनालॉग सिग्नल बनाते हैं। उस पावरफुल सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज करके हम लो पावर वाले सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके या फिर फेस को चेंज करके। देखते हैं इसको। जी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बेसिकली ऐसी मॉड्यूलेशन है जिसमें कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज किया जाता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के कैरियर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के कैरियर अकॉर्डिंग। अच्छा, अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं, एक मॉड्यूलेटिंग यूज़ होगी और एक मॉड्यूलेटेड यूज़ होगी। मॉड्यूलेटिंग वो सिग्नल है जो कि लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है जिसे हमने कन्वर्ट करना है हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में, यानी जिसे हमने पुट करना है हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के ऊपर, उसे हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलेंगे। और लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल से जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के ऊपर पुट करके जो नया सिग्नल बनेगा उसे हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलेंगे। यानी ये हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल जिसे हमने कन्वर्ट करना है हाई फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल में, जिसे हमने मॉड्यूलेट करना है, इसे हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहेंगे। जिस सिग्नल के हमने ऊपर इसे पुट करना है उसे हम कैरियर फ्रिक्वेंसी या कैरियर सिग्नल कहेंगे। और जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल कन्वर्टेड सिग्नल बनेगा उसे हम एएम सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जी हमारे पास ये कैरियर सिग्नल के अंदर जैसे जैसे एम्पलीट्यूड अगर मॉड्यूलेशन की बात करें हैं तो जैसे जैसे हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का यानी ओरिजिनल सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमने कैरियर सिग्नल के भी एम्पलीट्यूड को जहाँ पे हाई है वहाँ पे हाई और जहाँ पे लो है हमने उसे लो रखा है। अगेन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अगर हम एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं कैरियर सिग्नल का तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड फेज दोनों सेम रहेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की अगर हम बैंडविड्थ की बात करें यानी इसके अंदर जो है हमारे पास नोटिसेबल फ्रीक्वेंसी की रेंजेस क्या हैं, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बैंडविड्थ एएम सिग्नल की होती है जी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ इक्वल होती है 2 इंटू बैंडविड्थ ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी ओरिजिनल सिग्नल है जिसे हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करें उसकी बैंडविड्थ को तो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ आती है। कहने का मतलब है हमारे पास एक स्ट्रॉन्गर सिग्नल बन जाता है, एक पावरफुल सिग्नल बन जाता है। लेट्स से अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की हमारे पास बैंडविड्थ 5 किलोहर्ट्ज़ है तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में यानी जब वो हाई फ्रिक्वेंसी पे जाएगा तो हमारे पास उसकी बैंडविड्थ उससे डबल हो जाएगी यानी कि 10 किलोहर्ट्ज़ हो जाएगी। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ऑडियो सिग्नल है जो कि 4 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ के साथ जा रहा है तो व्हाट इज़ द बैंडविड्थ नीडेड इफ़ वी मॉड्यूलेट द सिग्नल यूजिंग एएम। अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के थ्रू अगर हम उसे मॉड्यूलेट करते हैं तो उसकी बैंडविड्थ डबल हो जाएगी ओरिजिनल सिग्नल की, दैट विल बी 2 इंटू 4 यानी 8 किलोहर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऐसी मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसमें कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है उसकी जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है वैसे ही चेंज हम कैरियर सिग्नल के अंदर लेकर आते हैं और हमारे पास एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन जाता है। ठीक है, अगेन यहाँ पर जब हम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं कैरियर सिग्नल की तो वहाँ पर उसका एम्पलीट्यूड और फेज हम सेम रखेंगे, कॉन्स्टेंट रखेंगे। ठीक है, देखें जी अगेन हमारे पास एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, उसकी एक जगह पे हमें हाई फ्रिक्वेंसी नज़र आ रही है फिर हमें लो फ्रिक्वेंसी नज़र आ रही है। बिल्कुल वैसे ही हम अपने कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं, जहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी है वहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ साइकिल्स बढ़ जाते हैं और जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी लो होती जाती है नंबर ऑफ़ साइकिल्स कम होते जाते हैं। यानी जैसे जैसे एनालॉग सिग्नल जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रिक्वेंसी हाई और लो होती है वैसे ही हम कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को हाई और लो करते जाते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की अगर हम बैंडविड्थ देखें तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी अपने ओरिजिनल सिग्नल से 10 टाइम्स ग्रेटर हो जाती है। यानी अगर ओरिजिनल सिग्नल 15 किलोहर्ट्ज़ का है तो अब हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है जो कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के थ्रू मॉड्यूलेट हो गया हुआ है यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाला हो गया वो 150 किलोहर्ट्ज़ तक हो जाती है। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हम लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल बनाने के लिए। आप देखें जी हमारे पास कहाँ 15 किलोहर्ट्ज़ और कहाँ 150 किलोहर्ट्ज़ वाला एक हाई स्पीड वाला सिग्नल जो है वो अब हमारे पास ज़्यादा डिस्टेंस तक मूव आसानी से कर पाएगा।
एग्जांपल, अगर हमारे पास 4 मेगाहर्ट्ज़ का एक सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल है, अगर हम उसे मॉड्यूलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अकॉर्डिंग, तो अब उसकी जो नई फ्रीक्वेंसी बनेगी, नई बैंडविड्थ जो उसकी बनेगी, दैट विल बी 40 मेगाहर्ट्ज़। अच्छा, फेज़ मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें तो फेज़ मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास सिग्नल की जो है कैरियर सिग्नल की फेस को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है जिसे हमने हाई फ्रिक्वेंसी वाले जिसे हमने एक पावरफुल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, उसकी फेस, जैसे उसका फेस चेंज हो रहा है वैसे ही हम कैरियर सिग्नल का फेस चेंज करते हुए एक जो है लो पावर वाले सिग्नल को हाई पावर वाले मॉड्यूलेटेड फेज़ मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। अगेन जब हम फेज़ मॉड्यूलेशन करेंगे तो एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी सेम रहेंगे कैरियर सिग्नल के। जी, दैट वाज ऑल अबाउट द एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन, कि हम किस तरह से एनालॉग सिग्नल से एक लो पावर वाले एनालॉग सिग्नल से कम स्पीड वाले एनालॉग सिग्नल से हाई स्पीड वाला हाई पावर वाला एनालॉग सिग्नल बनाते हैं, या तो हम उसके एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करते हैं कैरियर सिग्नल के ऊपर, या उसकी फ्रीक्वेंसी को, और या फिर फेस को। ठीक है, अगर हम एम्पलीट्यूड के थ्रू मॉड्यूलेट करते हैं तो हमारे पास नया सिग्नल जो बनता है उसकी बैंडविड्थ ओरिजिनल सिग्नल से डबल होती है, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर उसकी बैंडविड्थ हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल से मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ 10 टाइम्स ज़्यादा होती है। और अगर हम फेज़ शिफ्ट कीइंग की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास बैंडविड्थ ऑलमोस्ट वैसे ही चेंज होती है जैसे एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के अंदर चेंज होती है, सॉरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर जैसे हमारे पास यानी 2 टाइम्स डबल हो जाती है, उस तरह फेज़ शिफ्ट कीइंग के अंदर भी ऑलमोस्ट हमारे पास बैंडविड्थ डबल हो जाती है मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। दैट वाज ऑल अबाउट द सिग्नल कन्वर्जन।